राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी की। इसमें हम बात करने वाले हैं, देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको देखिए। ये देखिए, एक आपको जो पाठ्य योजना है उसको रट लेना है। बिल्कुल रटने का मतलब ये है, आपको अच्छे से पढ़ना है, जो हर्बर्ट स्पेंसर की है। आपको पैटर्न पता होना चाहिए पाठ्य योजना का, जिससे कि आपके एग्जाम में भी पाठ्य योजना बनाने के लिए कभी कभी दे देते हैं। ठीक है, तो एक मैं उसको भी करवा दूंगी कि हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने कैसे कैसे पाठ्य योजना के मतलब चरण बताए हैं। ठीक है, कि कैसे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, मूल्यांकन करना, तुलना करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो मैंने अभी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सामाजिक जो अध्ययन है उसको डिस्कस किया है कि उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, अब ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम समझेंगे कि सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या क्या सिद्धांत हैं। मतलब जो सामाजिक अध्ययन की जो बनाने का जो मतलब तरीका है, यानी उसमें किन किन चीज़ों को समाहित किया जाना चाहिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में। ठीक, या सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसमें क्या क्या समाहित होता है। फिर देखिए अगला आ रहा है, सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बताइए कि उसको कैसे बनाया गया है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में कौन कौन सी चीज़ें निहित होती हैं, जिससे अगर आप देखते हैं तो उसमें सभी मतलब सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं जो हमारा सामाजिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि समाज से संबंधित है और इसका ज्ञान होना भी प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बालक को जरूरी है, आवश्यक है। कह रहे सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री के चयन का वर्णन, कि किस तरीके की पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम निर्माण के मूल सिद्धांत क्या है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं संक्षेप में माध्यमिक स्तर के लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम की रूपरेखा निश्चित कीजिए। फिर कह रहे हैं सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम निर्माण, देखिए बदल के आ सकता है, लिखना आपको एक ही है उत्तर में। ठीक है, फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत क्या है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेन यूज करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक एंड ब्लू का यूज कीजिए, लिखने में बिल्कुल जान डाल दीजिए कॉपी में। ठीक है, और अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चीज़ों को हाईलाइट करना मत भूलिएगा। ठीक है, हाईलाइटर का यूज़ करेंगे ना तो कॉपी गंदी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करें, केवल अंडरलाइन करके उनको हाईलाइट कीजिए। कोई चीज़ अगर आपको लगती है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको ब्लैक पेन वहाँ पे यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लगता ही है तो आप जो है वो उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बता सकते हैं। ठीक है, और कलर का यूज़ करना है तो यार ऐसे कलर का यूज़ कीजिए जिससे कि आपको लॉस ना हो, या फिर रेड एंड ग्रीन का यूज़ आप कहीं पे भी मत कीजिएगा। अगला अगर हम लोग देखें तो है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। कुल मिला के हम इसमें बात करेंगे जो सामाजिक अध्ययन है उसके पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत आवश्यक होते हैं। देखिए देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण करना एक जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें विभिन्न विषय जैसे नागरिक शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक शास्त्र है आदि के इस प्रकार समन्वित किया जाता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इन सभी विषयों के उचित प्रकरणों का चयन एवं गठन एक कठिन कार्य। देखिए एक ही विषय में कई सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में अपने आप में कई सारी चीजें समाहित है। देखिए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सारे ही विषय। अगर आपका कभी भी सामाजिक अध्ययन का पेपर है, ठीक है, आप पढ़ते हैं 10th क्लास तक, तो उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपको कंबाइन करके दी जाती है। ठीक है, बाद में ये सब्जेक्ट तो बाद में अलग होते हैं, लेकिन पहले आप 10th तक कैसे पढ़ते हैं, इन सबको एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। तो उसका जो प्रकरण है, जो सिलेबस है, उसके जो टॉपिक्स है, उसको चयन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सारी चीजें आप एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसको देखिए बनाने में उसकी जो संरचना है, किस तरीके से आप तक बातें पहुंचाई जा सके, यानी बालकों तक पहुंचाई जा सके, तो उसका निर्माण करना, उसका गठन करना बहुत ही ज्यादा कठिन काम है। तो इसके द्वारा हम समझेंगे जो सिद्धांत है उस पर काम करते हैं। कह रहे हैं ज्ञान के विस्फोट तथा निश्चित अवधि में पढ़ाने की सीमा ने सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण को और भी अधिक जटिल बना दिया है। हम देखते हैं आजकल की आधुनिकता के चलते ये पाठ्यक्रम का निर्माण करना ना और भी ज़्यादा कठिन कार्य हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रैंकलिन, वो कहते हैं कि यह अच्छा होगा कि यदि उन्हें वह सब कुछ सिखाया जाए जो उपयोगी एवं आलंकारिक है, परंतु कला व्यापक है और समय थोड़ा है, अतः इस बात का सुझाव दिया जाता है कि उन्हें वे चीज़ें सिखाई जाएं जो अत्यधिक उपयोगी हैं और अत्यधिक अलंकृत हैं। देखिए बच्चे को आना तो वैसे सब कुछ चाहिए, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा है। इससे क्या आपको क्या करना है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हम क्या करते हैं, हम पूरे मतलब साल पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि यार हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा एग्जाम के टाइम तक नहीं पढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक मॉडल पेपर खरीद लेके आते हैं और उससे हम अपना सब कुछ पढ़ लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस जस्ट यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें क्या किया जाना चाहिए कि बच्चे
बच्चे को देखिए उसके सीखने की तो कोई सीमा नहीं है। अब जब से पैदा होते हैं, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती हमारी, हम तब तक चीज़ों को सीखते रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक अध्ययन है उसमें बताया जा रहा है कि अथाह मतलब बहुत ज़्यादा है, सागर है बिल्कुल सीखने का। तो बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाए जो उसके जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो, बहुत अधिक अलंकारिक हो, जिससे कि बच्चे के जीवन में उपयोगिता आ सके, ठीक है, वो समझ सके समाज को, और मतलब वो जो थोड़ा है ना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। फिर जो बेंजामिन है वो और कहते हैं कि पाठ्यक्रम के निर्माण में उन बातों का चयन होना चाहिए जो उपयोगी भी हो और नागरिक भी हो। ज्ञान के अथाह सागर में से परिवर्तित होती हुई स्थितियों के अनुकूल ऐसी सामग्री का चुनाव एवं गठन निश्चित रूप से जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। देखिए आप कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से आप उन चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं, किन चीज़ों को, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा में से आप कुछ अच्छा छांट के दे पाएँ, ठीक है। मतलब आप ऐसी चीज़ें पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके जीवन के काम की भी नहीं, और वो बहुत पढ़ रहा है, उसमें से कुछ आ रहा है। वो जो कुछ है ना वो आपको जानना है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसके जीवन के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी, जिससे कि वो अपना आगे जीवन यापन कर पाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको छांटनी है। एज अ टीचर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए अच्छी हैं, उन चीज़ों को निकालना है और आपको बच्चे को प्रोवाइड करवाना है। यानी जो भी संरचना बनाता है, जो सामाजिक अध्ययन की संरचना बनाता है, जो भी बनाता हो, वो ना इस चीज़ पे गौर करे। ये बता रहे हैं सिद्धांत, ये बताते हैं कि उस चीज़ पे गौर करे जो बच्चे के लिए अच्छे कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएं, ठीक है, जो मेन है उनके लिए वो। अब देखिए सिद्धांतों के जरिए ये सहायता प्रदान हो सकती है कि कैसे कैसे ये प्रक्रिया यानी प्रोसेस आगे बढ़े। अब सबसे पहले आता है उपयोगिता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ठीक। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि उनमें जिन विषयों को स्थान दिया जाए वे बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी होने चाहिए। बच्चा ऐसा कुछ पढ़ रहा है, बच्चा रटंत्र विद्या का आदी हो गया, वो लगातार रटे जा रहा है, तो उसके लिए कोई बेनिफिशियल होगा क्या? बच्चे के लिए कोई उपयोगिता होगी उसके लिए? वो सिर्फ देखिए इतिहास एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जिसमें इंसान अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें रट दी और आज लिख ली। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि डेट्स हैं, उसको रटा जा सकता है, उसको लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन यार टफ कुछ नहीं होता है एक्चुअली में। तो जो सामाजिक अध्ययन विषय है, इतिहास भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, भूगोल भी, और ये सारे हमारे जीवन से संबंधित है। इसीलिए ना अगर आपको इतिहास में एक बार इंटरेस्ट आने लगा तो बहुत अच्छा बच्चे को इंटरेस्ट आता है। तो आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, यानी एक शिक्षक होने के नाते आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें। और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है पेडागॉजी में, शिक्षण शास्त्र में, कि बच्चे को हमेशा उसके जीवन से जोड़ना है। उसकी जो भी ज्ञान है, क्लासरूम में सिर्फ वो 4 या 5 या 6 8 घंटे के लिए आ रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो अपने पूरे जीवन में कहाँ रहेगा? समाज या सोसाइटी के साथ रहेगा। तो जो भी ज्ञान दिया जाए, जब वो क्लासरूम से बाहर निकले तो वो ज्ञान अपना यूज़ कर सके सोसाइटी के साथ में। आप बच्चा एक आता है क्लासरूम में और आप केवल उसको किताबी ज्ञान दिए जाना है, बिल्कुल गलत है। उसको सैद्धांतिक ज्ञान ना देके आप उसको व्यवहारिक पक्ष में भी समझें, यानी उसके हर पक्ष में उसका विकसित होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो पाठ्यक्रम है सामाजिक अध्ययन का, तो वो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से कोर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जिससे कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो ये सिद्धांत इसी पे काम करते हैं। और ये सबसे पहला सिद्धांत उपयोगिता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे के लिए उपयोगी होना चाहिए, यानी उसके जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर इसी से संबंधित एक नन है, मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं साधारण मनुष्य सामान्यतः यह चाहता है कि उसके बच्चे केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए कुछ व्यर्थ की बातें सीखे, परंतु समग्र रूप में वह चाहता है कि उनकी वे बातें ही सिखाई जाएं जो भावी जीवन के लिए उपयोगी हों। देखिए कह रहे हैं कि देखिए बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है कि मनुष्य क्या चाहता है कि बच्चे क्या करें, केवल भाई ज्ञान लेने के लिए पढ़े। आप सूचनाओं को इकट्ठा ना करें, उनको ज्ञान बनाएं, ठीक है। अपने मस्तिष्क में चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बच्चे के साथ में आपको जस्ट ऐसे ही क्या करना है, व्यवहार करना है, जिससे कि वो आप क्या एक पाठ्य पुस्तक में जो भाषा लिखी है आप उनको वही भाषा ना बता दें, ठीक है। जैसे आप गए और आप खुद रट के गए हैं और आपने उनको रटा हुआ बता दिया, तो बच्चे ने भी वही समझ लिया। आप उनको अपनी लैंग्वेज में समझाइए, अलग कुछ बताइए उनको, और अलग कुछ एक्सप्रेस करके बताइए, जिससे कि बच्चे, और उनसे थोड़ा सा संवाद कीजिए, थोड़ा सा संप्रेषण कीजिए, जिससे बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करें, ठीक। यानी समग्र रूप में देखती है जो उनके लिए उपयोगी बन सके। अगला अगर हम लोग देखें तो सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद कम्युनिटी लाइफ, यानी कह रहे पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। समुदाय का मतलब है, देखिए
हर जो सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है तो हर चीज़ समाज से जुड़ी हुई होगी। यानी पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता की व्याख्या करनी चाहिए और छात्रों को इसका कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। यानी ये बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड की, यानी प्रैक्टिकली वर्क करवा के। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप कक्षा में हैं, आप कक्षा में किसी को बुला सकते हैं, आप किसान को बुला के चर्चा करवा सकते हैं, आप एक डॉक्टर को बुला के चर्चा करवा सकते हैं। अभी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें एक आया भी था कि ऑटो चालक थीम आता, तो वहाँ पे जेंडर बायसनेस भी कम हो रही थी और बच्चे का जो कम्युनिकेशन है वो भी बेहतर हो रहा था। वो समझ पा रहे थे, समाज के सोसाइटी के संपर्क में आ पा रहे थे कि कैसे फसलों का निर्माण होता है, या कैसे एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है, कैसे कैसे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज दी जा रही थी। तो क्या है, वो कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं, उन्हें मालूम पड़ रहा है कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं। तो यानी हर समुदाय से मंदिरों, आप फील्ड ट्रिप पे भी लेके जा सकते हैं उनको, जितना हो सके अपनी कम्युनिटी जितनी भी हमारी सोसाइटी में बनी हुई है उनसे अटैच होने का मौका मिल सके। आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे उनको लेके जा सकते हैं जिससे कि वो, और ऐसा नहीं कि वहाँ आप एज मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात कर रहे हैं कि नहीं इससे बात नहीं करो, आप बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए। ठीक, बच्चों को फ्री छोड़ेंगे जिससे कि चीज़ें समाहित होनी चाहिए। हम लोग अपने टॉपिक से भटक नहीं रहे हैं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत का यही मतलब है कि बच्चा क्या कर सके, अपने समुदाय से एक तालमेल बैठा सके, ठीक है, हार्मनी बैठा सके, जिससे कि क्या हो, बच्चा समझ सके अपने जीवन को। देखिए, एक जब छोटा बच्चा होता है ना, आप उससे कुछ भी पूछिए उसे पता नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो समझता जाता है तो उसके अंदर परिपक्वता आती जाती है, वो समझ पाता है। और अगर एक यही फर्क है एक पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे में, ठीक है, कि वो चीज़ों के प्रति सजगता आती जाती है उसके भीतर। कहने इसका अर्थ यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके लिए पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी स्थानीय परिस्थितियां, वो रहता कहाँ पे है, उससे संबंधित, यानी वो किस परिस्थितियों का सामना करके आया है। देखिए, ऐसी चीज़ें बुक में लिखी होंगी या ऐसी चीज़ें समाहित होंगी, आप लिखा कुछ और है और वो फेस कुछ और कर रहा है ना। जैसे उसके समाज से रिलेटेड होनी चाहिए, उसने आसपास जो चीज़ें देखी हो वो किताब में आप उनको पढ़ाएं। एक्चुअली में उनको ना बड़े बड़े सपने ना दिखा दें। ठीक, बुक में वो चीजें होनी चाहिए जो एक्चुअली बच्चा फेस करेगा आगे जाके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपने बुक में कुछ और लिख रखा है और जीवन असली लाइफ में कुछ और चल रहा है ना। तो कुल मिला के असल जिंदगी और किताबी जो जिंदगी है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। जो पढ़ रहा है वही असल जिंदगी में उसके काम आना चाहिए। अगला देखें तो कह रहे हैं जीवन संबंधी सब क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ऐसा प्रयास करना चाहिए। पाठ्यक्रम का मतलब है पूरा होल, यानी सिर्फ पाठ्यचर्या यानी सिलेबस की बात नहीं हो रही है, पूरे पाठ्यक्रम की बात हो रही है कि किसी एक एज फील्ड में क्या क्या पढ़ा जाएगा, कौन कौन सी करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी होंगी। एजुकेशन की बात करें तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। इसलिए इसके पाठ्यक्रम को बनाना ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि वो किस तरीके की आप पूरे सत्र में उससे एक्टिविटी करवाएंगे। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र में, यानी किस तरीके का प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, उसको कैसे समझ में आना चाहिए अपने समाज के बारे में। कह रहे हैं उसमें से वे सब क्रियाएं आ जाती हैं जो प्रत्येक बालक के स्वास्थ्य, विचार, ज्ञान, कुशलता, मूल्यांकन, व्यक्ति चरित्र तथा सामाजिक आर्थिक संबंधों को उन्नत बनाए। वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरीके, हर पक्ष में, हर तरीके से वो डेवलप कर सके, एक कह सकते हैं राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। कहते चूंकि हम लोकतंत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि बालक प्रारंभ में ही लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को धीरे धीरे ग्रहण करते चले। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम में ऐसे क्रियाओं का स्थान दिया जाए जो लोकतंत्रीय जीवन के ढंग को धीरे धीरे ग्रहण करते चले जाए। देखिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। देखिए, आज भी अगर आप कुछ लोगों से पूछेंगे तो उनको आज भी सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं जानते। कुछ लोग 18+ हैं, उसके बाद भी आजकल के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते कि हमारी सरकार का काम कैसे चलता है, या संसद कैसे काम करती है, या संविधान हमारा क्या कहता है, वो नहीं पता होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही इस तरीके से समाहित किया जाना चाहिए, या ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करके लाना चाहिए, या कॉन्सेप्ट उनके इस तरीके से क्लियर होने चाहिए कि वो जो लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उनको समझ सकें, उनकी क्रियाओं को समझ सकें, जो लोकतंत्रीय दृष्टिकोण और धारणाओं को उन्नत बना सकें, उस पर खरा उतर सके। ठीक, अतः पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक अनुकूलन में भी सहायता हो, यानी बच्चे जो व्यवस्था चल रही है उसको बता सके और आगे बनाए रखने में मदद कर सके। कह रहे हैं विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड
इलास्टिसिटी। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए है जिससे कि उसे छात्रों की रुचियां, विभिन्नताओं, दृष्टिकोण, मनोवृत्तियां और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। अच्छा, एक बात बताइए, सभी बच्चे एक जैसे तो सीखेंगे नहीं, सभी में कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, क्योंकि भाई हम ना देखने में एक जैसे, ना बोलने में एक जैसे है, हमारा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस यानी पर्सनालिटी सब कुछ अलग है। तो ज़रूरी तो नहीं है, यानी हर चीज़ में कठोरता अच्छी नहीं होती है, मानकीकरण ज़रूरी नहीं होता है। तो यानी लचीलापन होना बहुत ज़रूरी है, विविधता होनी ज़रूरी है हर पक्ष में, जिससे कि बच्चों में रुचियाँ उत्पन्न हो सके, वो एक्चुअली समझ तो पाएँ, इंटरेस्ट तो आए, वो अपने तरीके से सीखे। यानी दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए कि जिस तरीके से जो बच्चा सीखना चाहता है आप उनके दृष्टिकोण को पहचान सकें। ठीक, फिर कहते हैं बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। आप बस्ते को भारी नहीं करेंगे, बल्कि मैंने क्या कहा, कोर कॉन्सेप्ट्स को देने में सहायता करेंगे। इस तरीके का पाठ्यक्रम होगा जिससे कि उचित मात्रा में अच्छा जो ज्ञान है वो उन तक पहुंच सके। इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है, अतः ही उनके सामान्य विकास में भी बाधा पड़ती है। जब वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे और उन्हें समझ में कुछ आ नहीं रहा होगा, आप थोड़ा पढ़ाएं लेकिन अच्छा पढ़ाएं, ज़्यादा पढ़ाएंगे बेकार पढ़ाएंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ऊपर से उसके अंदर हीनता की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। इसके विपरीत ज्ञान, कुशलता एवं मूल्यांकन के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्र हैं जिनके संपर्क में बालक को आना चाहिए, अतः पाठ्यक्रम का में इनकी प्राथमिकता पहले होनी चाहिए, पर इनको ऐसी मात्रा में रखना चाहिए कि छात्रों की शक्तियों और विषमताओं से परे ना हो जाए। ऐसे नहीं कि जो है, देखिए सारी चीज़ें ना एक प्रॉपर मैनर में चलनी चाहिए और हर चीज़ का एक कंक्लूजन निकलता है कि बच्चे के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, उसके आसपास के क्षेत्र में भाषाओं से। अब बच्चा जानता है हिंदी भाषा, आप उसको इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं चीज़ें, या ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जो उसने कभी फेस ही नहीं की है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हर चीज़ उसके निजी जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अगला अगर हम लोग देखें तो आता है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। यानी शिक्षा की आधुनिक विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं है जिन्हें परंपरागत ढंग से पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम में उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाता है जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। यानी अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर कहाँ रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, खाना ज़रूरी है, किन साधनों का यूज़ कर रहे हैं, संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं। या फिर हम इधर हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पहले लोग कैसे रहते थे, आग का आविष्कार कैसे हुआ, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। नागरिक शास्त्र में पूरा हम लोग संविधान पढ़ते हैं। यानी बच्चे को हर पक्ष में विकसित करने का, उसके अनुभव पर आधारित सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया जाता है। ये क्रिया है विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान और शिक्षकों और छात्रों के अगणित औपचारिक संपर्कों में चालू रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवनी पाठ्यक्रम है। यानी देखिए, को करिकुलर जो भी आप स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, जब तक आप उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर देते, आपने जितनी भी एक्टिविटी की हो, जितनी भी आपने एक पौधा लगवाया गया हो, आपसे आपने भाषण दिया हो कहीं पे भी, वो सारी ही चीज़ें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ रही हैं। इसीलिए कह रहे हैं जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसको किस तरीके से, उसके करिकुलम को कैसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कैसी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, कैसी चीज़ों को प्रोवाइड करवाना चाहिए जिससे कि बच्चे में सामाजिक अध्ययन का विकास अच्छे से हो सके, उस क्षेत्र में बच्चा कितना अच्छा कर सके, कितने अच्छे से चीज़ों को सीख सके। इन बात को समाहित करने के लिए ही ये सिद्धांत है। ठीक, तो यानी उनकी रियल लाइफ से भी जुड़ा होना चाहिए। अगला देखें तो क्रिया का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4 H को स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे स्वास्थ्य यानी हेल्थ, हेड, हैंड एंड हार्ट। देखिए कहीं कहीं पे 4H मिलता है, कहीं कहीं पे 3H है, हेड, हैंड एंड हार्ट, जो कि बच्चों के दिमाग से, यानी अगर बच्चे के भाव से जुड़ा है। हेड का मतलब है बच्चे के संज्ञान में वो चीज़ आ चुकी है। फिर हार्ट का मतलब उसके भाव पक्ष से भी जुड़ी है। देखिए ये जो हमारा सिद्धांत है वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है, वो भी पढ़ेंगे, यानी नहीं पढ़ी है तो देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ी हुई है। यानी 1956 में दी थी, जिसमें इन्होंने बात की थी, जो बेंजामिन ब्लूम है वो कहते हैं कि 3 पक्ष में बच्चों का विकास होना चाहिए, यानी ज्ञानात्मक पक्ष से भी वो चीज़ जुड़ी हो, उनके भावात्मक पक्ष से भी जुड़ी हो, और उनके वो क्रिया करके भी सीख सके। यानी हेड, हैंड एंड हार्ट का मतलब है बच्चा क्रिया करके सीख सके, हैंड का मतलब है, हार्ट का मतलब उसके भावात्मक पक्ष से जुड़ी हो, और हेड का मतलब है उसके संज्ञान से जुड़ी हो। जब ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट कर जाती हैं तो बच्चा वो चीज़ें कभी भूलता नहीं है। तो कहीं कहीं पे ये 4H देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ये 3H देखने को मिलेगा, हेड, हैंड एंड हार्ट की। ये पूरी बेस्ड है
किसकी, ब्लूम टैक्सोनॉमी पे। फिर अगर हम देखें तो प्रयोजनवाद के अनुसार भी पाठ्यक्रम में हाथ तथा शिक्षा की समन्वय किया गया कि क्योंकि बालक प्रकृति के अनुसार सक्रिय होता है, इसलिए यह अनिवार्य है कि उनको क्रियाशील बनाए रखें, और जो कि पाठ्यक्रम में विभिन्न क्रियाओं, देखिए प्रयोजनवाद को ले लीजिए या फिर बाल केंद्रित शिक्षा की ले लीजिए या फिर किसी की भी, हम जॉन ड्यूई की बात करते हैं तो जितने भी, या संज्ञानवादी की बात कर लें, हम रचनावादी की बात कर लें, वो ज़्यादातर बच्चे के एक्टिव रहने पे काम करते हैं कि बच्चा अगर एक्टिव है, उसकी प्रकृति कैसी है। भाई बचपन से ही बच्चा जब पैदा होता है तो वो क्यूरियस पैदा होता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है, और एक शिक्षक ही ऐसा है जो सीखने की जो क्षमता है उसको दबा देता है। लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो बच्चे के अंदर सब कुछ डेवलप करना एक शिक्षक का ही काम है। अगर वो अक्रियाशील हो गया तो वो जिंदगी में उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी, शायद वो खुद को आगे जाके एक्सप्रेस भी ना कर पाए। इसलिए आपका एज अ टीचर काम है कि आप बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहें कि आप सीख सकते हैं। उनको बात बात में डांटे नहीं, वो कुछ भी करते हैं आप उनको सिर्फ प्रोत्साहित करें। हालांकि डांट सकते हैं लेकिन ऐसे ना डांटिए जिनसे कि वो उदास बैठ जाए, फिर वो आपसे कभी भी बात ना करें या कुछ भी पूछे नहीं, ठीक। फिर कह रहे हैं इसके लिए अनिवार्य है कि वो क्रियाशील बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम में, और ये भी कहता है चाहे वो रचनावाद हो, चाहे वो बाल केंद्रित शिक्षा हो, चाहे वो प्रयोजनवाद हो, सभी कहते हैं कि बच्चे का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। और एक वो कक्षा बेकार होगी जहाँ पे एक शिक्षक बैठा है और सारे बच्चे, बिल्कुल ही बेकार होगी जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है। यानी अगर हम लोग कहें टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है और बच्चे बिल्कुल प्रॉपर मैनर में बैठे हुए हैं तो वो कक्षा इतनी अच्छी नहीं होगी। जहाँ पे बच्चे एक साथ बैठ के ग्रुप में काम करेंगे वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, यानी जब बच्चा समूह में, समाज में साथ में रह के सीखता है तो वो अच्छा सीखता है। तो ऐसे चीज़ों को डाला जाना चाहिए जिससे कि डिस्कस हो सके, क्रियाएं कर सके, पाठ्यक्रम में सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि बच्चे, आप देखते हैं हम लोग सेमिनार्स होती हैं या बच्चों को साथ में डिबेट्स होती हैं या फिर ऐसे हम लोग क्वेश्चनायर करवाते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कंपटीशन एक अलग शब्द है लेकिन कहीं कहीं पे ये पॉजिटिव में भी आता है, यानी बच्चों में बीच में हम लोग डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। तो बच्चे का जो सामाजिक जो रोल प्ले सबसे अच्छी चीज़ है, वहाँ पे भी बच्चे का मौखिक विकास भी हो रहा है, मतलब भाषा का विकास भी हो रहा है और साथ साथ में उसके अंदर सामाजिकता का भी विकास हो रहा है। अगला देखें तो अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लेजर, यानी पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह छात्र की कार्य और अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करें। इसलिए अध्ययन के विषय के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं के साथ भी स्थान देना चाहिए, जैसे खेलकूद, सामाजिक तथा सौंदर्यात्मक क्रियाएं आदि। ये क्रियाएं बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगी। अगला देखें तो व्यक्तिक आवश्यकता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, सभी की जो अलग अलग आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जैसे स्व आवश्यकता या फिर वे आवश्यकताएं जो वयस्क की दृष्टि से बालकों के लिए अनिवार्य होती हैं। उपयुक्त के देखिए बच्चों के सोचने का तरीका अलग होता है बच्चों से, लेकिन मात्रा समान होती है। ये पियाजे ने कहा था, ये बात याद रखिएगा कि बच्चे सोचते बिल्कुल उतना ही है जितना कि बड़े सोचते हैं, बस उनके देखने का नजरिया अलग होता है कि बड़े अपने उनके कुछ समस्याएं हैं, ऐसे बच्चों की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम सोच रहे हैं, बड़े ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर मात्रा में सोचते हैं। यानी अगला अगर हम बात करें तो संतुलित विकास पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन बैलेंस्ड डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का संतुलित विकास शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत। उद्देश्य यह है कि और इस उद्देश्य की पूर्ति में सामाजिक अध्ययन तभी प्रभावशाली सहयोग प्रदान करता है जब उसका पाठ्यक्रम संतुलित विकास के सिद्धांत पर आधारित हो। यह संतुलित 3 दृष्टिकोण से रखा जाना चाहिए। एक, सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित विभिन्न विषयों में संतुलन होना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष बहुत ज़्यादा सरल है, एक पक्ष बहुत ज़्यादा कठिन है, आप बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए और उन्हीं विषयों को हम लोग चयनित करेंगे। देखिए कौन कौन से विषय आते हैं सामाजिक अध्ययन में, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषयों को पाठ्यक्रम के संकलन में संतुलित होना चाहिए। दूसरे, सामाजिक अध्ययन से प्राप्त होने वाली सूचनाएं तथा उनसे विकसित होने वाली प्रवृत्तियों, कुशलताओं तथा दृष्टिकोण में संतुलन होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में केवल ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा अन्य विषयों से संबंधित सूचनाओं की अधिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व के विकास से संबंधित कुशलताओं, दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों का समावेश होना चाहिए। तीसरे, पाठ्यक्रम केवल पुस्तकीय नहीं होना चाहिए बल्कि इसे विविध प्रकार की क्रियाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए और इनकी क्रियाओं में संतुलन होना चाहिए। कुल मिला के हम देखें तो सारे ही सब्जेक्ट का समावेश इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। ठीक है, केवल ऐसा ना हो कि बच्चे किताब में ही लीन रहें, उनके लिए अदर एक्टिविटी का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। उनको अलग अलग प्रैक्टिकल के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, बीच बीच में संवाद करवाना चाहिए, फील्ड ट्रिप पे लेके जाना चाहिए, बीच बीच में किसी कम्युनिटी के मेंबर को बुला लेना चाहिए, बीच बीच में शिक्षकों के साथ में चर्चा करवा लेनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर अगला हम देखें तो अंतिम नहीं बल्कि अंतिम, यानी नॉट फाइनल बट
टेंटेटिव। इस सिद्धांत का संबंध पाठ्यक्रम की परिवर्तनशीलता से, ऐसा नहीं है आपने कह दिया बस ये बन गया तो बन गया, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी हर चीज में परिवर्तन संभव है, यानी कि एक बार निर्मित पाठ्यक्रम को अंतिम नहीं मान लिया जाएगा कि ये बन गया अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लॉ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिवर्तन किया जाता है, उसमें भी संशोधन होते हैं। आप किसी भी आप खुद को मॉडिफाई नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? कहते हैं कि सीखना ही लर्निंग है, ठीक है, हम लगातार परिवर्तन ही लर्निंग है, यानी अगर हम परिवर्तित नहीं होंगे तो सीखेंगे ही नहीं, यानी हर चीज़ में परिवर्तन। हालांकि कह रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जो लगातार प्रकृति जो है परिवर्तित करती रहती है जिन्हें, यानी बल्कि इसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाना चाहिए जो सीखना है, क्योंकि परिवर्तनशीलता प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन संशोधित की गुंजाइश होनी चाहिए। ये नहीं कि ये कह दिया कि भैया यही कुछ भी हो जाए यही पढ़ना है, बस यही नियम कानून चलेंगे। बीच बीच में संशोधन होता रहता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन आता रहता है, जैसा माहौल है जैसा टाइम है उस वजह से उस हिसाब से पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया जाता रहता है। फिर कह रहे उपयुक्त सिद्धांत पर निर्मित सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम निश्चित रूप से छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को सावधानी से इन सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। इसी से पूरा जो है उनका डेवलपमेंट होता है, इसलिए विशेषकर ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य सामग्री का चयन किस तरीके से करें। यानी सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण में उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। यानी पाठ्य सामग्री में ऐसे उपयोग उपकरणों को चुनना चाहिए जिससे जो छात्र की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप है। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा है 9th क्लास में और आपको उसको 12 के कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके हिसाब से ही सामग्री का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हो, उन्हें समझ में आए चीज़ें, वो अपने आयु स्तर के हिसाब से चीज़ें समझ सके। यानी सबसे पहले बात करें तो बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई प्रकार के सामाजिक एवं भौतिक साधनों का प्रयोग करता है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही मानव समाज का विकास निहित है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में बुनियादी आवश्यकताओं से संबंधित सामग्री भी सम्मिलित होनी चाहिए। यानी वो समझ, जैसे अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है कि भोजन प्राप्त करने के लिए साधन, वस्त्र की आवश्यकता, उन्हें प्राप्त करने के साधन, आवास का महत्व, आवास तथा विकास के प्रयुक्त साधन का श्रम, परिवहन, प्रकाश, शिक्षा, मनोरंजन आदि का जो मानव जीवन में महत्व एवं उसकी प्राप्ति। पहले से ही बचपन से ही बच्चे को समझाया जाने लगता है कि हमारे लिए खाने का, फूड का, वाटर का, शेल्टर का, थिंग्स वी मेक एंड डू, या हम कोई कारोबार करेंगे, कोई भी साधन है उनका प्रयोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें समाहित होनी चाहिए, ठीक है, जब पाठ्य पुस्तक हो। यानी अगर हम बात करें तो भौतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी मनुष्य के जीवन विकास में भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भौतिक का मतलब जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, आप बुक्स कह सकते हैं, कूलर कह सकते हैं, पंखा कह सकते हैं, आप जिस भी में बैठे हुए हैं, घड़ी कह सकते हैं। भौतिक यानी जो आपको एक्चुअली रियल में दिख रही हैं, उसका क्या महत्व, उन चीज़ों का क्या महत्व आपके जीवन में। भौतिक वातावरण के अनुकूल मनुष्य को अपने जीवन में ढालना होता है। भौतिक वातावरण के कारण ही मानव जीवन में इतना विविधता विद्यमान है। यानी आप देख पा रहे हैं डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है। मानव जीवन में भौतिक वातावरण का महत्व बताने के लिए इससे संबंधित कई प्रकार के प्रकरण सामाजिक अध्ययन के प्रकरण में सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार का मिट्टी, वर्षा, धूप, आप देखते हैं अलग अलग, भाई ये भी समाहित है किसमें, भूगोल में। हम भूगोल में पढ़ते हैं कि अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, जलवायु अलग है, कहीं कुछ खाया जा रहा है, कहीं कुछ खाया जा रहा है, कहीं का मौसम अलग है, कहीं ठंड इतनी ज़्यादा है, कहीं बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पर्वत है, पठार है, पशु पक्षी है, जीवन कैसा है, ये सभी चीजें समाहित की जाती हैं। हम जब तक चीजों को पढ़ते नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली में हम चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो बच्चे के पाठ्य पुस्तक में भी इन चीजों को सम्मिलित किया जाता है या फिर सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है, चयनित करते समय सामाजिक अध्ययन की पुस्तक को, कि नदियां, पर्वत, पठार, कौन सी चीज कहाँ है, कितने राज्य, कितने क्या, ये सब चीजें मिलती हैं। अगर हम बात करें तो पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी बच्चे का जन परिवार में होता है, इसलिए सामाजिक अध्ययन के प्रारंभिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में पारिवारिक वातावरण से संबंधित सामग्री सम्मिलित की जानी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति का व्यवहार से संबंध, परिवार के विभिन्न सदस्यों का परस्पर संबंध, परिवार में परस्पर संयुक्त तथा सद्भावना की भावना तथा स्नेह, आदर, सत्कार, उपयोगिता, माता पिता के अधिकार एवं कर्तव्य। देखिए एक बात है कि बच्चे को सारी चीज़ें धीरे धीरे जब बच्चा पढ़ता है ना तो उसे समझ में आने लगती हैं चीज़ें। पहला जो प्राथमिक समाजीकरण है हमारा परिवार से होता है, उसके बाद हम समाज में निकलते हैं, जैसे भी होता है तो हम उन चीज़ों को भी ऐड करें। यानी इन्वायरमेंट के ज़रिए जब हम पढ़ाते हैं तो जो भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ही आता है, तो उसके ज़रिए हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा परिवार होना चाहिए, या हमें एक परिवार के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कि हमारे लिए माता पिता क्यों आवश्यक है, छोटा बड़ा कैसा परिवार होता है, तो ये सब हम उन्हें बताते हैं। यानी वृद्धों के प्रति
बच्चों के कर्तव्य क्या है, कोई बूढ़ा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कुल मिला के हमें सभी की मदद करनी है। जितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितनी भी विविधता हो, हमें सभी की मदद करनी है, सभी का भला सोचना है, अपने राष्ट्र का भला सोचना है और इस राष्ट्र को अपना परिवार मानना है। कुल मिला के बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि ये प्रकृति उसकी ही है, यानी ये जो पृथ्वी पूरी है ये उसकी ही है, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। इन सभी जो कॉन्सेप्ट है उनको समाहित करना चाहिए कि परिवार के आर्थिक विकास है उनके जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सदस्यों का योगदान, नागरिक एवं सामाजिक जीवन विकास में भूमिका, यानी बच्चे के अंदर ये डेवलप करना है कि हमें भी मम्मी पापा की मदद करनी है, हमें भी आगे चल के राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें भी कुछ करना है देश के लिए, ये भावना उसके अंदर डेवलप हो सके। अगला बात करें तो सामाजिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी मनुष्य को केवल भौतिक वातावरण के अनुकूल ही अपने आप को ही नहीं ढालना होता है, बल्कि सामाजिक वातावरण के अनुसार भी अनुकूलन स्थापित करना होता है। अर्थात यह सामाजिक वातावरण तथा उनकी विकासशीलता और परिवर्तनशीलता का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में यह सामग्री सम्मिलित की जाती है। पड़ोस का महत्व, गाँव और नगरों का महत्व, स्कूल विभिन्न। देखिए, खाली केवल आप घर में रह के तो काम नहीं चला सकते ना, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग खुद को डालना पड़ेगा ना। यानी बालक क्या करेगा, जब निकलेगा, स्कूल जाएगा, बाहर देखेगा तो उसे हर चीज देखने को मिलेगी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, कोई भी धार्मिक संस्थान हो, त्योहार, मेले आदि सभी कुछ मिलेंगे। तो ये चीजें भी उसमें समाहित होनी चाहिए जिससे कि बच्चा समझ पाए, अपने आप को कनेक्ट कर पाए, उसे ज्यादा परेशानी ना हो। कह रहे हैं आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को बताया जाना चाहिए कि मानव जीवन के विकास में आर्थिक अवस्था का कितना महत्व है। इसके लिए सामाजिक जीवन में आर्थिक वातावरण से संबंधित सामग्री सम्मिलित हो जानी चाहिए, जैसे लोगों के विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, कृषि, उद्योग, धन का लेन देन, वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान, जीवन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयास, बेकारी की समस्या। देखिए, जो बेरोजगारी की समस्या है वो आज भी हमारे देश में है। देखिए, लोग ये समझने में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं कि जो आर्थिक जो महत्व है, जो सामाजिक आर्थिक महत्व है हमारे जीवन में वो कितना ज्यादा है। ये बात समझते समझते इंसान को बहुत ज्यादा देर हो जाती है। ठीक है, तो यानी उसको पहले से बताया जाना चाहिए कि जो वस्तु का लेन देन है, यानी जो धन है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, वस्तुओं का किस प्रकार से लेन देन हो सकता है, उसके जीवन को उन्नत करने के लिए कितना अच्छा है, यानी प्रयास उसके लिए, यानी कृषि क्या है, व्यवसाय क्या है, उसके लिए कैसे उसका यूज कर सकता है अपने जीवन में। तो ये पहले से उसे समझाया जाना चाहिए, नीचे स्तर से ही उसको व्यावसायिक शिक्षा का ध्यान होना चाहिए, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस पर काम कर रही है कि बच्चे को 6th क्लास से ही वोकेशनल जो एजुकेशन है वो दी जाए, जैसे कि बच्चा कुछ भी कर सके, आगे जाके एटलीस्ट वो एक स्किल में तो डेवलप ही कर जाए, ताकि उसको इधर उधर भटकना ना पड़े, इतनी शिक्षा होने के बाद भी साक्षर ना बने, वो शिक्षित बने। ठीक, अगला देखें तो अगर हम बात करें तो नागरिक एवं राजनीतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी जब से मानव समाज का निर्माण हुआ है और वह विकास पथ पर आरूढ़ हुआ है, तब से वह शासन, सत्ता, अधिकार, नियम, कानून आदि की समस्या से जूझता आ रहा है। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें, मध्य की बात करें, मॉडर्न की बात करें, आज या वर्तमान समय की बात करें, लगातार जो है नियम, कानून, अधिकार बने ही रहे हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण विद्यार्थियों को इनका ज्ञान करवाता है और इनके समाधान में महत्वपूर्ण गठन भूमिका निभाने के लिए योग्य बनाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में सामग्री सम्मिलित की गई है। नागरिकता, अधिकार के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, राष्ट्रीयता की भावना। आप देखते ही हैं कि भाई तहसील क्या है, राज्य क्या है, कहाँ कौन सी व्यवस्था है। हम देखते हैं कि जो वोट पड़ते हैं नगर के, जो हम लोग यहाँ पे जिला पंचायत देखते हैं, मतलब हर जगह राष्ट्र के, तहसील के, राष्ट्रीय प्रशासन पद्धति, जो भी चीजें हैं सरकार से संबंधित, जो भी सरकार कैसे काम करती है, संसद का क्या काम होता है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, न्यायपालिका कार्यपालिका क्या होती है, और क्या फिर कानून कैसे काम करता है, उन सभी से भी उनको परिचित करवाने के लिए इस पाठ्यक्रम में समाहित इन चीजों को किया जाता है। फिर कह रहे हैं इतिहास से संबंधित सामग्री, यानी मानव समाज की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए प्राचीन का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। प्राचीन इतिहास से सुरक्षित है। प्रत्येक देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास उसके इतिहास से सुरक्षित है। सामाजिक अध्ययन विद्यार्थी को मानवीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास का ज्ञान प्रदान करना होता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक सामग्री भी सम्मिलित की जाती है, यानी नगर तथा नगर का इतिहास, इसकी प्रांतीय विकास, भारत का इतिहास, विश्व के विभिन्न जो देश हैं उनका इतिहास। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन है हम अपना आगे तब बेस्ट दे सकते हैं जब हमारी नींव बेहतर हो, यानी बच्चा पहले ये जानता है कि पहले कैसा था, फिर आगे जानने का प्रयास करेगा ना। अगर हमारी नींव ही बेकार होगी तो हमारी बिल्डिंग भी गलत या खराब बनेगी। तो यानी क्या हो सके, ऐसे कॉन्सेप्ट को जोड़ा जाता है जिससे कि बच्चा अपनी पुरानी पूरी लाइफ को समझ सके कि हमारा आखिर हम ऐसे हैं तो पहले के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसे खाते थे। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ते ही हैं, हड़प्पा की, जो भी हमने सभ्यताएं पढ़ी हैं
मेसोपोटामिया के मिस्र की सभ्यता, तो इन सभी को, राजा कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो सारी चीज़ें बच्चे को पढ़ने में, ताकि वो जो जितना भी पुराना ब्यौरा है, सिक्के कैसे चलते थे या मंदिर कैसे बनाए जाते थे, वो सारी चीज़ें, कौन कौन से राजा है, कौन कौन से कर लगाए, किस तरीके से उन्होंने बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया, स्थापत्य कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, उन सभी का अध्ययन बच्चे को होना चाहिए। यानी जो सामाजिक अध्ययन है वो अपने आप में एक संपूर्ण विषय है। ठीक, फिर अगर हम बात करें अगला, तो सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री, यानी मानव जीवन से संस्कृति। देखिए संस्कृति क्या है, अपना अपना कल्चर है, लगातार चला आ रहा है। तो कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों के मानव समाज के विकास में सहयोग को दर्शाने में पाठ्यक्रम की सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित सामग्री सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें व्यक्तिगत स्वेच्छा, व्यवहारिक कुशलता तथा धार्मिक एवं सामाजिक परंपराएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, विभिन्न संस्कृति का इतिहास तथा एक दूसरे पर उनका प्रभाव, विश्व की सांस्कृतिक विभूतियों, संस्कृति उपलब्धियां, सांस्कृतिक विकास की संभावनाएं तथा उसके लिए किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर कैसा है, किस तरीके की हमारी सभ्यता है, उन सभी को इसमें समाहित किया जाना चाहिए। देखिए एक सामाजिक अध्ययन विषय को पढ़ने के बाद में कुछ कह सकते हैं एक आधी संपूर्णता आ जाती है, क्योंकि इसमें लगभग सभी विषय समाहित हैं और हर स्तर पे क्या होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का मतलब कंपलसरी किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक अपने आप में संपूर्ण विषय है, जिससे कि बच्चे को ना होल नॉलेज मिलती है और उसको जीवन यापन करने के लिए पूर्ण जानकारी इसमें समाहित होती है। अगर अगला हम बात करें तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित, देखिए यहाँ पे भी बात आ गई है। आज के जो जीवन हमारा लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, सभी चीज़ें जो है कैसी टेक्नोलॉजी पे यानी प्रौद्योगिकी पे काम करती हैं। तो बच्चे को शुरुआत से ही क्या किया जाना चाहिए, तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, यानी जो प्रौद्योगिकी का ज्ञान है वो होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, विकास में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन, रासायनिक जीवन, यानी जीव विज्ञान, गणित, ज्योतिष, सभी जो है बहुत पुराना इतिहास इन सब का है। आज इनका प्रभाव जो प्रयोग है चारों ओर दिखाई देने लगा है। सामाजिक अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों को यह बताया जाता है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मानव समाज के विकास में क्या भूमिका मतलब दे रही है। इसके लिए जो सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम से वंचित सामग्री सम्मिलित होनी चाहिए, जैसे सृष्टि को समझने में विज्ञान का महत्व, प्रकृति को समझने में विज्ञान का महत्व, मनुष्य के, देखिए जो सामाजिक अध्ययन है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, अन्य विषयों के साथ कनेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक जो विज्ञान है उनका अन्य जो विषय है उससे क्या संबंध है। देखिए ये वाला एक क्वेश्चन आता जरूर है कि सामाजिक विज्ञान का विज्ञान से क्या संबंध है, सामाजिक विज्ञान का हिंदी विषय से क्या संबंध है, या सामाजिक विज्ञान का पर्यावरण से क्या संबंध है, साइंस से क्या संबंध है। ये वाला क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने के लिए मिलता ही मिलता है कि सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों में से किसी एक विषय, आपका जो सब्जेक्ट होगा ना वही दे देगा। कि आपके पास हिंदी है तो दे देगा कि सामाजिक विज्ञान का हिंदी विषय से क्या संबंध है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसमें क्या रिलेशन है। ठीक, तो ये थी आज की इस वीडियो में। हमने इतना ही जाना कि सामाजिक विज्ञान के जो सिद्धांत थे वो क्या थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सके तो इनको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और जो वो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया है कि सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध क्या है, तो उसको भी हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।